ये है बीए फर्स्ट का चैप्टर 10 सांस्कृतिक एवं सजातीय विविधताएं, भाषा संबंधी तथा जातीय भिन्नताएं। इसमें हमें बताना है भारत के बारे में, भारत की सीमाओं के बारे में, भारत का विश्व में कौन सा स्थान है इसके बारे में, और भारत में किस किस तरह की विभिन्नताएं पाई जाती हैं, वो किस किस तरीके से अलग है लेकिन फिर भी एक है। इन सभी विभिन्नताओं के बारे में, भिन्नताओं के बारे में हम बात करेंगे। अब सबसे मेन पॉइंट आ जाता है कि भौगोलिक दृष्टि से भारत के 5 प्राकृतिक भाग हैं। भौगोलिक दृष्टि से 5 प्राकृतिक भाग कौन कौन से हैं? उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, गंगा सिंधु का मैदान, दक्षिण का पठार, राजस्थान का मरुस्थल, समुद्र तटीय मैदान। अब बात करते हैं इसकी सभ्यता और संस्कृति की। क्रोबर व कुलखान ने कहा है कि संस्कृति शब्द 108 संस्कृति शब्द की 108 परिभाषाएं हैं। संस्कृति शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है। एक हिंदू अपने जीवन में अनेक प्रकार के संस्कारों से गुजरता है, इससे उसके जीवन का परिमार्जन होता है। संस्कारों के द्वारा ही एक मानव सामाजिक प्राणी बनता है। इसमें जब मैं वीडियो अपलोड करूंगी तो शायद क्लैरिटी नहीं आए, तो अपनी क्वालिटी बढ़ा के थोड़ा, या तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर इसकी पीडीएफ में डाल दूंगी, उससे आप लोग अपने नोट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है पहले बताया क्रोबर एवं कुलखान ने, अब बताते हैं मजूमदार एवं मदान। मजूमदार एक सोशियोलॉजी में एक बहुत ही जाना पहचाना नाम है, हर्स्कोविट्स भी और टाइलर भी। अब मजूमदार एवं मदान क्या कहते हैं? इन्होंने कहा कि लोगों के जीवन जीने का ढंग जो होता है उसी को संस्कृति कहा जाता है। जैसे भी कोई अपने जीवन को जीता है उसके तरीके को ही संस्कृति कहा जाता है, ये कहते हैं मजूमदार एवं मदान। अब हर्स्कोविस्ट क्या बोलते हैं? संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। कि संस्कृति हमारे पर्यावरण का मानव निर्मित ही भाग है, कि ये पहले से कुछ नहीं है। जैसे प्रकृति वगैरह है तो ये प्रकृति का एक हिस्सा है, लेकिन ये मानव निर्मित है कि मानवों ने अपनी इच्छा से, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से संस्कृति को बनाया है। अभी हमने नहीं, बहुत प्राचीन समय में ही संस्कृति का निर्माण किया गया। हम केवल अब फॉलो कर रहे हैं इसको, कि जैसे बनी हुई है उसको हम निरंतर फॉलो करते रहते हैं। कुछ चेंजेस ज़रूर आते हैं हर पीढ़ी दर पीढ़ी, लेकिन पूरी तरह से चेंज नहीं है आज भी। टाइलर क्या कहते हैं? टाइलर कहते हैं संस्कृति वह समग्र जटिलता है। समग्र जटिलता मतलब हर जगह एक जटिल प्रारूप में है, जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून, प्रथा और ऐसी ही अन्य क्षमताओं एवं आदतों का समावेश होता है, जो मनुष्य समाज का एक सदस्य होने के नाते प्राप्त करते हैं। कि अलग अलग ही उनके विचार, विश्वास, कला, कानून, प्रथा होते हैं, लेकिन हम एक सदस्य होते हैं समाज के। उसके होने के नाते हमें जो भी बताया जाता है हम उसको संस्कृति के तौर पर अपनाते हैं और उसको फॉलो करते हैं। अब आता है भारतीय समाज एवं संस्कृति की विशेषताएं। भारतीय समाज और संस्कृति की विशेषताएं क्या क्या हैं? पहला, प्राचीनता एवं स्थायित्व। हम सभी जानते हैं हमारी संस्कृति काफ़ी प्राचीन है और उसमें स्थायित्व पाया जाता है, कि हम जो भी काम करते हैं या फिर संस्कार होते हैं वो अपने बड़ों से पूछ कर ही करते हैं। नेक्स्ट है सहिष्णुता। सहिष्णुता वर्ड क्या है? समझ से बाहर है। भारतीय संस्कृति की एक महान विशेषता इसकी सहिष्णुता है। भारत में सभी धर्मों, जातियों, प्रजातियों तथा संप्रदायों के प्रति उदारता, सहिष्णुता एवं प्रेम भाव पाया जाता है। किसी के प्रति कठोरता या द्वेष का भाव नहीं है। तथा
हमारे यहाँ पर समय समय पर अनेक तरह के विदेशी संस्कृतियों का आगमन हुआ और सभी को फूलने फलने का भी मौका मिला। किसी भी संस्कृति का दमन नहीं किया गया और न ही समूह पर संस्कृति थोपी गई। नेक्स्ट है समन्वय, में विश्वास भी करता है। नेक्स्ट पॉइंट है अनुकूलनशीलता। अनुकूलनशीलता भारतीय परिवार, जाति, धर्म तथा संस्थाएं समय के साथ अपने को अनुकूल बनाती हैं। यही कारण है कि इसमें विघटन और पतन होने की अपेक्षा रूप परिवर्तित होता रहता है, वह नष्ट होने से बच गई है। नेक्स्ट है वर्णाश्रम। वर्णाश्रम में कितने वर्णों को दिया गया है। वर्ण एवं आश्रम व्यवस्था किस तरह से समाज में श्रम विभाजन हेतु 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र की रचना की गई है। और इसमें भारतीय प्राचीन मुनियों ने मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानकर उस आयु को 4 आश्रमों में विभक्त किया है। जैसे ब्राह्मण समाज की बुद्धि और शिक्षा के प्रतीक हैं, तो क्षत्रिय शक्ति के प्रतीक है, वैश्य भरण पोषण एवं अर्थव्यवस्था का संचालन करते हैं, तो शूद्र सभी अन्य वर्णों की सेवा करते हैं। और इसी प्रकार से आश्रमों को बांटा गया है 100 वर्ष हमारा जीवन मान के। एक ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम के रूप में विभक्त किया गया है। इसमें आश्रमों का उद्देश्य मानव के 4 पुरुषार्थों से होकर गुजरता है: धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष की पूर्ति करना, जो कि व्यक्ति सामाजिक तथा व्यवहारिक जीवन संभव बनाते हैं। नेक्स्ट आता है कर्म एवं पुनर्जन्म का सिद्धांत। अधिकतर हमें देखने को या सुनने को ये मिलता है कि हम जो भी करते हैं हमारे पिछले जन्मों का, पिछले कर्मों का, या फिर पिछले जो जन्म में हमने कर्म किए होंगे उनका फल हमें भोगने को मिलता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। लेकिन हमें बड़ों से ये बातें ज़रूर सुनने को मिल जाती हैं। नेक्स्ट आता है सर्वांगीणता। सर्वांगीणता में ये इसकी भारतीय संस्कृति की एक अच्छी विशेषता है, जिसके अनुसार जाति, वर्ग, धर्म या व्यक्ति विशेष नहीं है, बल्कि समाज के सभी पक्षों में ये निर्धारित होता है। इसके निर्माण में राजा, किसान, मजदूर, शूद्र, ब्राह्मण, शिक्षित, अशिक्षित, देशी विदेशी सभी लोग आते हैं। धर्म में महापुरुष सभी का योगदान रहता है। इसीलिए इसे सर्वे भवन्तु सुखिन अर्थात सभी सुखी हों की भी बात इसी में कही जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, हम इसकी पहले बात कर चुके हैं, बस उसी के अनुसार इसको आगे बढ़ा दिया जाता है कि लोगों का 100 वर्ष जैसे डिवाइड होता है, तो उसमें किस किस तरह से किन किन कामों का हमें पालन करना होता है। जैसे आदि व्यक्ति, चौथा पुरुषार्थ। 4 पुरुषार्थ माने धर्म का नैतिक नियमों, उसकी नैतिक प्रवृत्तियों को सुधारने तथा समाज के लिए उपयोगी बनाने, व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक तथा नैतिक आवश्यकता माना गया है। परिष्कार शुद्धिकरण के लिए कई संस्कारों की व्यवस्था की गई है। इसमें से मेन क्या है? गर्भाधान, पुंसवन, सीमंत्रोयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, कर्णवेद, विद्यारंभ, उपनयन, समावर्तन, विवाह एवं अंत्येष्टि। इन संस्कारों का उद्देश्य एक विशेष व्यक्ति और आयु में व्यक्ति तथा उसके सामाजिक कर्तव्यों का ज्ञान कराना है। अब इन संस्कारों के अकॉर्डिंग ही हमारी सारी की सारी लाइफ निकल जाती है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके होने के बाद भी बहुत सारे संस्कार किए जाते हैं, भार वगैरह की भी व्यवस्था की जाती है, और इतने सारे जो संस्कार हैं वो हम अपने दैनिक जीवनों में बहुत
कम इम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन यदि कोई संस्कारों के अकॉर्डिंग काम करे तो ये सारे के सारे संस्कार जो है वो जीवन से मरण तक चलते रहते हैं। जैसे विवाह या अंत्येष्टि इन्होंने दिया, तो इस प्रकार से हमारी जो जीवनचर्या है वो खत्म होती है। नेक्स्ट आता है जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था आप लोग सभी जानते हैं कि जाति व्यवस्था प्राचीन काल से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये 4 वर्ण थे और आगे चलकर इनको विकसित कर दिया गया तथा ये सारे के सारे अब काफ़ी चेंज हो चुके हैं। और जाति व्यवस्था एक बंद व्यवस्था है जिसके अकॉर्डिंग कि हम जिस जाति में, हम धर्म तो परिवर्तित कर सकते हैं लेकिन हम जाति नहीं परिवर्तित कर सकते। जाति की एक अच्छी डेफिनेशन है कि जाति एक बंद वर्ग है। ये डेफिनेशन भी मजूमदार एवं मदान ने दी है। अब आता है संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार आपने देखे होंगे कि हाँ भी जो संयुक्त परिवार कौन से होते हैं जिसमें 3 या 4 पीढ़ियाँ साथ रहती हैं वो संयुक्त परिवार कहलाते हैं। लेकिन पहले भारतीय व्यवस्था क्या थी? पहले भारतीय व्यवस्था थी कि हमारे यहाँ पर विस्तृत परिवार पाए जाते थे। अब क्या कहेंगे कि हम हैं, हमारे माता पिता हैं और हमारे बच्चे साथ में हैं, तो हमारी 3 पीढ़ियाँ हो जाती है। इन 3 पीढ़ियों को हम जॉइंट फैमिली कह सकते हैं। लेकिन पहले क्या था? पहले पाए जाते थे विस्तृत परिवार। विस्तृत परिवार में माता पिता होते थे हमारे, हम होते थे, हमारे कई सारे भाई होते थे, उनके बच्चे होते थे, हमारे बच्चे होते थे और उनके भी बच्चे साथ साथ रहते थे कि ताऊ चाचा, और ये वाला कॉम्बिनेशन मिलता था। उन परिवारों को विस्तृत परिवार कहा जाता था और संयुक्त परिवार भी उन्हें ही कहते थे। लेकिन अब संयुक्त परिवार और विस्तृत परिवारों की परिभाषाएं बदल चुकी हैं, इनका परिवेश बदल चुका है। हमारे भारत में आज भी ग्रामीण जो पृष्ठभूमि है वहाँ पर अधिकतर जॉइंट फैमिलीज मिलेंगी, संयुक्त परिवार मिलेंगे, जबकि जो भी शहरीकरण है या फिर बाहर जो बच्चे रहते हैं वहाँ पर न्यूक्लियर फैमिलीज रहती हैं। नेक्स्ट आता है विविधता में एकता। हम कितने भी अलग हों, अलग अलग रहते हों, लेकिन चाहे भाषा के आधार पर अलग हो, चाहे भौगोलिक दृष्टि से अलग हो, या फिर जाति या प्रजाति या जनजाति या धर्म, भाषा, किसी भी तरह से हम लोग अलग अलग हों, लेकिन भारत के निवासी होने के साथ साथ ही हम एक हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि भारत में विविधता है और विविधता में एकता पाई जाती है। अब है भारतीय संस्कृति में संक्रमण। भारतीय संस्कृति में किस प्रकार से संक्रमण आया, तो उसको डिफाइन करने के लिए मैं बहुत बड़ा तो नहीं लिया, बहुत शॉर्ट में निकाला इसको। जैसे जैसे भारत में औद्योगिकरण, नगरीकरण, वैज्ञानिक खोज एवं प्रगति तथा पश्चिमी संस्कृति का संघात जिसके फलस्वरूप भारतीय संस्कृति में अनेक नवीन परिवर्तन घटित हुए, इसका मौलिक स्वरूप संक्रमण ही है। मौलिक स्वरूप संक्रमण को क्यों कहा गया? क्योंकि हमें पश्चिमीकरण से बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिली हैं जिसका इफ़ेक्ट हमारी संस्कृति पर सीधे सीधे पड़ा है। पहले लव मैरिजेस थे और उसके बाद लिव इन रिलेशनशिप का जैसे कॉन्सेप्ट आया, समलैंगिकता का कॉन्सेप्ट आया, तो हमारी सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस आए जिससे हमारी संस्कृति पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा और कहीं ना कहीं या फिर बहुत हद तक कहें हम बहुत ही परिवर्तन करने पड़े, क्योंकि उन सारी चीज़ों को कानूनी मान्यताएं मिलती चली गई और संस्कृति की जो पकड़ है वो सोसाइटी पर ढीली पड़ती गई। तो इसको भारतीय संस्कृति में एक संक्रमण की तरह देखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। सांस्कृतिक विविधता। भारत विभिन्नताओं का देश है। प्रजाति, जाति, जनजाति, धर्म, भाषा, जलवायु, भौगोलिक परिस्थितियां, खान पान, रहन सहन तथा वेशभूषा की दृष्टि से बहुत सारी विविधताएं देखने को मिलती हैं। अब है सजातीय निर्जातीय विविधताएं। परिवार की पद्धति, भाषा, मनोरंजन, प्रथा, धर्म, संस्कृति एवं उत्पत्ति आदि के आधार पर भाषा, प्रथा, धर्म, परिवार, रंग एवं संस्कृति के आधार पर अलग लोगों को निर्जातिक समूह कहा जाता है। समान इतिहास, प्रजाति, जनजाति, वेशभूषा, खान पान वाला सामाजिक समूह भी एक निर्जातीय समूह है। भारत एक बहु निर्जातिकी समूह वाला देश भी है। अब आती हैं भाषाई विविधताएं। भाषाई विविधताएं कैसे? भारत एक बहुभाषाई राष्ट्र है।
भाषाई सर्वेक्षणों से ज्ञात हुआ है कि यहाँ 179 भाषाएं तथा 544 बोलियां प्रचलित हैं। ये किसने किया स्टडी? अब आता है जॉर्ज गियर्सन। भारतीय भाषाओं एवं बोलियों के अध्ययन में जॉर्ज गियर्सन का नाम सबसे पहले लिया जाता है। कुछ विद्वानों का ये भी मत है कि भारत में 650 भाषाएं तथा बोलियां बोली जाती हैं। भारत के ग्रामीण क्षेत्र में भाषा की विविधता तथा बहुलता को प्रकट करने वाली एक कहावत प्रचलित है। कौन सी कहावत है ये है 5 कोस में बदले पानी, 10 कोस में बानी। अब ये तो 10 कोस की बात है, आप अपने घर में देख लीजिए, दूसरे के घर में देखिए, तीसरे घर में देखिए, जो भी हमारी फैमिलीज है ना पास पड़ोस वाली, उनमें भी आपको लैंग्वेज भाषा चेंज मिल सकती है। क्यों? क्योंकि आपकी जो मम्मियाँ होंगी वो अलग अलग जगहों से आई होंगी, कोई दूसरे गांव से, कोई और तीसरे गांव से, तो अलग अलग गांवों की वो महिलाएं आएंगी, तो उन महिलाओं का उनके बच्चों पर इफेक्ट पड़ेगा और उनकी भाषा भी चेंज हो जाएगी। इसी तरह से ये कहावत परिपूर्ण होती है कि 5 कोस में बदले पानी और 10 कोस में बानी। भारत की बहुत समृद्ध भाषाएं कौन कौन सी हैं? इनमें हिंदी, पंजाबी, कश्मीरी, सिंधी, मराठी, गुजराती, तमिल, कन्नड़, मलयालम, उर्दू, बंगाली और असमिया हैं। भारत में जितनी भी भाषाएं पाई जाती हैं, इन्हें प्रमुख 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाषा परिवारों में बांटा गया है? इंडो आर्यन परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, ऑस्ट्रिक भाषा परिवार। अब नेक्स्ट पेज पे इनको डिफाइन कर लेते हैं। इंडो आर्यन परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार या ऑस्ट्रिक भाषा परिवार। इसमें है सबसे पहले इंडो आर्यन परिवार, हिंदी, उर्दू, बंगला, असमिया, उड़िया, पंजाबी, सिंधी, मराठी, गुजराती, राजस्थानी, बिहारी, हिमाली आदि भाषाएं। द्रविड़ भाषा परिवार, इसके अंतर्गत आती है तेलुगु, कन्नड़, तमिल, मलयालम एवं गोंडी आदि भाषाएं आती हैं। ऑस्ट्रिक भाषा परिवार में हुंडारी, संथाली, खासी, हो, खरिया, बिरहौर, भूमिज, कोरवा, कोरकू, जुआंग आदि जनजाति आती हैं। इसके अतिरिक्त चीनी तिब्बती परिवार की भाषाएं जैसे मणिपुरी, नेवाड़ी, लेप्चा एवं नागा भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। वे हैं असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, कोंकणी, मणिपुर, नेपाली, बोडो, डोंगरी, मैथिली तथा संथाली। इसमें प्रत्येक की अपनी लिपि है। इसमें हिंदी का सर्वप्रथम स्थान है। इसके अतिरिक्त मलवी, भोजपुरी, मारवाड़ी एवं पहाड़ी भी महत्वपूर्ण है। हिंदी को बोलने वालों की संख्या 33.72 करोड़ है, 72 करोड़ है, अर्थात कुल जनसंख्या का लगभग 40.22% भाग है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार एवं झारखंड प्रांतों में हिंदी का प्रचलन अधिक है। हिंदी के 2 रूप के अकॉर्डिंग इसका यूज किया जाता है। एक, हिंदी का प्रचलन प्रमुख रूप से उत्तरी भारत के पश्चिमी भागों में हिंदी के हिंदुस्तानी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी, बुंदेली एवं बारंग रूप से देखने को मिलती हैं, जबकि पूर्वी भाग में अवधी, बघेली एवं छत्तीसगढ़ी है। अनुच्छेद 243(1) में हिंदी को राजभाषा स्वीकार किया गया। अब आती है जातीय विविधताओं की बात। अभी बोलियों की हो गई, अब जातीय विविधताएं। प्रत्येक समाज में सामाजिक स्तरीकरण का कोई ना कोई रूप देखने को हमें मिलता ही है। कहीं सामाजिक स्तरीकरण बंद स्वरूप है तो कहीं खुला हुआ स्वरूप है। भारतीय समाज किसी
समय वर्ण व्यवस्था सामाजिक स्तरीकरण का प्रमुख स्वरूप भी थी, जो तुलनात्मक दृष्टि से एक खुली व्यवस्था का उदाहरण प्रस्तुत करती है। कालांतर में इसमें भी बंद स्तरीकरण की विशेषताएं आ जाती हैं। धीरे धीरे जहां जन पर आधारित जन जाति व्यवस्था निर्मित है, जो कि बंद व्यवस्था का उदाहरण प्रस्तुत करती है, अर्थात जन पर आधारित सदस्यता होती है जिसे व्यक्ति अपने जीवन काल में नहीं बदल सकता। इरावती कर्वे के अनुसार भारतीय समाज और संस्कृति के तत्वों को पूरी तरह समझने के लिए हमें जाति का अध्ययन आवश्यक है। जातियां हिंदू के अतिरिक्त मुसलमानों और ईसाइयों में भी पाई जाती हैं। भारत में लगभग 3000 जातीय समूह हैं। प्रत्येक का खान पान, विवाह, सामाजिक सहवास के नियम भी अलग अलग हैं, जैसे मराठा, मेहर एवं महाराष्ट्र के पाटीदार एवं कुणबी, गुजरात में कोमा एवं रेड्डी, आंध्र में इजवा, केरल में ही पाए जाते हैं। इसके साथ साथ ही ये चैप्टर खत्म होता है और इसके साथ ही जो पीडीएफ डलेगी उसमें मैं कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं और कितने लोग उन भाषाओं को बोलते हैं। जैसे हिंदी पहले नंबर पर आती है, सबसे ज़्यादा लोग हिंदी को बोलते हैं, उसके बाद बंगला, फिर तेलुगु, फिर मराठी, तमिल, उर्दू, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, ओडिया, पंजाबी, असमी, सिंधी, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, कश्मीरी, संस्कृत, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली को बोलने वाले लोग सबसे कम हैं। तो ये सीक्वेंस आता है, तो इस सीक्वेंस को मैं आपकी पीडीएफ फॉर्म में डाल दूंगी। ये चैप्टर बहुत बड़ा हो सकता है, इसके मैंने कुछ एमसीक्यूज भी निकाले हैं, तो एमसीक्यूज मैं दूसरी वीडियो में डालूंगी, आप उसको देख लेना। और नेक्स्ट चैप्टर हमारा कहाँ से शुरू हो जाएगा कि जो धार्मिक व्यवहार हैं उनमें किस किस तरह की विभिन्नताएं पाई जाती हैं, और उससे ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी धार्मिक विविधताओं के बारे में। जैसे जैसे हमने चैप्टर्स पढ़े थे उनमें धार्मिक विविधताएं भी हमें देखने को मिली थी, तो इसके लिए हमें अलग से कोई चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे अब जब हमारी ऑनलाइन क्लास चलेगी, मेरे ख्याल से कल चलेगी, तो इसका चैप्टर होगा 12, जिसमें दिया गया है भारतीय समाज की मौलिक संस्थाएं। अब मौलिक संस्थाएं कौन कौन सी चली जाएंगी, अब तुम्हारे टॉपिक्स ना इंटरेस्टिंग टॉपिक होते चले जाएंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा तुम्हारा कास्ट, ठीक है। तो कल की क्लास में हम पढ़ते हैं कास्ट। ओके, चलो कल मिलते हैं।